हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपको बाल मनोविज्ञान के इस 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्वयं जुड़ जाइए और वीडियो लिंक को सभी साथियों से शेयर करिएगा। फ्रेंड, जी हाँ, सभी साथियों तक, सभी प्रशिक्षु भाई बहन, जितने भी साथी हमारे सीटी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी तक वीडियो शेयर करिएगा, सभी तक पहुँचाइए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं क्लास में। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? वह कौन कौन से क्षेत्र हैं? आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करें कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मानव विकास को ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा है संवेगात्मक, बी कह रहा है सॉरी ए कह रहा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। बी कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। ठीक, सी कह रहे हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। डी कह रहे हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बताए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करें। प्रीति कुमार जी, गुड इवनिंग। जी हाँ, जो लोग क्लास में अभी आ रहे हैं उनको गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। जी हाँ, बताएं, आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। चलिए, संगीता साक्ष्य, विद्या जायसवाल जी। चलिए, आप सभी लोग जिन साथियों के पास इस वीडियो के लिंक नहीं मिल पाते हैं वे मेरी बात ध्यान से सुने। आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उस पे जो है बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करिए, बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करिए और ई लर्निंग में दुर्गेश से जुड़ जाइए। आपको समस्त वीडियो के लिंक टाइम से मिल जाएंगे। जी हाँ, सारे वीडियो के लिंक आपको टाइमली मिल जाएंगे और आप हमसे सीधे तरीके से जुड़ सकेंगे। इसलिए टेलीग्राम ऐप सभी साथी इंस्टॉल करें। चलिए भाई, आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जा रहा है। चलिए, हीना कुमारी जी कमेंट आ रहा है, शुभम खातून, नहीं सबाना खातून, जी हाँ, प्रांजल सोनी, राम बहादुर सिंह, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग राम बहादुर जी, गुड इवनिंग ध्रुवराज, गुड इवनिंग भैया। चलिए, आप सभी लोग, संजीव कुमार, जितने भी साथी अभी जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग भैया। चलिए, आते प्रश्न कह रहा मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, मानव विकास में तो जितना भी आसन में आध्यात्मिक दिख रहा है वह कट गया हमारा। जितने भी आसन में हमारा आध्यात्मिक कट गया दिख रहा है वह आसन कट गया। देखिए, इसमें आध्यात्मिक दिख रहा है, यह कट गया। ठीक, यहाँ पर आध्यात्मिक दिख रहा है, यह कट गया। अब ये दो ऑप्शन बच गया हमारे पास, 50-50 हो गया। यहाँ पर दो ऑप्शन बच गया केवल। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक, विकास की बात कर रहे हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो मतलब फ्रेंड जो विकास होता है वह शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक और सामाजिक होता है, मनोवैज्ञानिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी साथी हमारा ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर, जैसे क्षमा गौतम, प्रांजल जी, पूजा पटेल जी ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें, दुर्गेश, जी हाँ, अनीता, प्रहलाद मंडाल जी, जी हाँ, बहुत बेहतर, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। फ्रेंड, बढ़ेंगे आगे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? चलिए, ये कह रहा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। बी कह रहे हैं सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सी कह रहे हैं सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। और डी कह रहे हैं अपने सामाजिक मापदंड बनाना। तो बताएं फ्रेंड, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। जी हाँ, क्षमा गौतम, अमरेंद्र सिंह भदौरिया जी ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें, संगीता शाख, और भी सभी साथी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं अपने आंसर कमेंट करें। चलिए, जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंड, प्रत्येक साथी अपने आंसर कमेंट करें, क्योंकि आप जितने भी लोग अपने आंसर कमेंट करेंगे उनके तैयारी अच्छी तरीके से पता चलेगी, वह अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से रखेंगे। इसलिए अपने सभी साथी जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा, बहुत बढ़िया, पूजा पटेल, मोहम्मद फरहान, प्रांजल सोनी, मोहम्मद फरहान जी, बहुत बेहतर।
चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग कमेंट करें सब लोग बिल्कुल सही हैं। बस इसी तरीके से प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करें। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत अच्छा, चलिए भाई बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। बताइए भाई कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए, विकास हमेशा रेखीय होता है। बी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी, विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बताए फ्रेंड, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विकास के सिद्धांत से संबंधित है। वही आंसर आपको कमेंट करने, परफेक्ट आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड। जी हाँ, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा, क्योंकि हमने लक्ष्य बनाया है इस बार सीटेट में 30 में 30, इस बार सीटेट में 30 में 30 प्रश्न। जिन प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं प्रश्न भले ही विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ। मैं ऑलरेडी आपके सामने 2 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ। प्रश्नों का विश्लेषण कैसे होता है फ्रेंड, प्रश्न कहाँ से बन के आते हैं, सारी चीजें मैंने बहुत विस्तार में देखी हैं। इसलिए प्रश्न का विश्लेषण जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न का जो आने का पैटर्न होता है यही से आता है, घूम फिर के। प्रश्न कहीं नए नहीं आते, हमारे उन्हीं प्रश्नों से घूम फिर के आते हैं। इसलिए इन प्रश्नों की व्याख्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रश्न तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। आप कोई भी किताब उठाएंगे सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी होता है उन प्रश्नों की व्याख्या, उनको समझना, अच्छे तरीके से डिफाइन करना। तो जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करिए। तो बताएं फ्रेंड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। विकास का सिद्धांत है, विकास हमेशा रेखीय होता है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन गलत हो गया, विकास रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। जी हाँ, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह भी ऑप्शन गलत है। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है, विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, यह भी ऑप्शन गलत है फ्रेंड, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो जो सही ऑप्शन है फ्रेंड, वह ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि विकास की सभी दरें समान नहीं होती हैं। विकास की जो सभी दरें होती हैं वह समान नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग होने के बाद उनका एकीकरण होता है फ्रेंड। जितने भी मतलब विकास की प्रक्रियाएं होती हैं शरीर में, मानव में, वह अलग अलग तरीके से होती हैं, वह भिन्न भिन्न तरीके से होती हैं, बाद में उनका एकीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग जैसे पूजा पटेल जी के नाम दिख रहे हैं, दीक्षा प्रजापति, निधि और एकता माथुर जी, पूजा पटेल और वेदिता आनंद जी, ये लोग ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। अपने प्रश्न ध्यान से कमेंट करें फ्रेंड आंसर। चलिए बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। बताए फ्रेंड, यह पेडागॉजी सेक्शन का प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, अपने उसके बाद आंसर कमेंट करिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होता है भाई, कुछ नहीं होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करिएगा। पुनः मैं प्रश्न को दोहराता हूँ, एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है अपने शिक्षण में और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम क्या है? पुनर्बलन के सिद्धांत प्रेरित है। आगे बढ़ते भाई। पुनर्बलन के सिद्धांत प्रेरित है, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन से प्रेरित है, ज्ञान के निर्माण से प्रेरित है या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन से प्रेरित है? बताए फ्रेंड, यह किस सिद्धांत से प्रेरित है? शिक्षिका जो कार्य करती हैं, फुल ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। चलिए भाई, फुल ऑप्शन आ गया है भाई, आप अपने आंसर कमेंट करें भाई, किस सिद्धांत से प्रेरित है पुनर्बलन से
सक्रिय अनुबंधन से, ज्ञान की निर्माण से या अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन से? बताएं फ्रेंड। चलिए, मंजू देवी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, आलिया अंसार ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद कुमार, दर्श उत्कर्ष सिंह ऑप्शन नंबर बी, सोनू कुमार, प्रांजल सोनी, मोहम्मद फरहान, साधना यादव, सॉरी संध्या यादव। चलिए, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा? पुनर्बलन का सिद्धांत प्रेरित है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन से, ज्ञान के निर्माण से या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन से? तो देखिए फ्रेंड, जहां तक अगर आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अधिगम के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत से। अब देखिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा क्या फ्रेंड कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ रही हैं। शिक्षिका क्या कर रही हैं, अपने अधिगम में, अपने शिक्षण में जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर नए ज्ञान से जोड़ रही है बालकों को। तो मतलब क्या कर रही है? सक्रिय अनुबंधन, मतलब क्रियाशील अनुबंधन स्थापित करा रही है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का। तो अधिगम का सक्रिय अनुबंधन यहाँ पर सिद्धांत आधारित होता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अधिगम के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेंड, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को दिया है बी.एफ. स्किनर महोदय ने। जी हाँ, बी.एफ. स्किनर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, और लगभग काफी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे थे। बहुत अच्छा कमेंट, आपके कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज क्या दिक्कत हो जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास और ट्यूटर चैट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं। जिन भी जो साथी हमारे यहाँ इच्छुक हो हमारी संस्था से सुपर टेट, सी टेट और टेट के लिए जो है जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बीओ की भी क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। जितने भी साथी इच्छुक हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा है, आप इच्छुक हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए, जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 6306344367 पर आप कांटेक्ट करके हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन नोट्स, वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ हेल्पिंग क्लास भी आपके लिए जो है प्रोवाइड की जाएगी। समस्त जानकारी आपको हमारे संस्थान पे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जरूर जुड़े और सभी साथी तो इसको शेयर करें फ्रेंड। चलते हैं प्रश्न पर आगे। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता है? बच्चा किसके कारण होता है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। एकदम सिंपल सा पेडागोजी का सेक्शन है, अपने ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है, अजनबी दुश्चिंता के कारण, वियोग दुश्चिंता के कारण और सामाजिक दुश्चिंता के कारण। बताइए किसके कारण वो रोने लगता है? जल्दी से बताएं फ्रेंड। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ध्यान से आंसर कमेंट कर भाई। कमेंट में क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है आप लोगों की? कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएं भाई क्या होगा इसका सही जवाब। अंकुर कुमार जी और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें फटाफट। क्या हो जाएगा? संवेगात्मक दुश्चिंता होगी या अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता या सामाजिक दुश्चिंता? तो चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न का ज्यादा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए आप। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा समय वह अपने माता की गोद में रहता है। तो उसका जो संवेगात्मक जो भावनाएं होती हैं वो माता के साथ जुड़ जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चा जिसके करीब होता है वो होती है उसकी माँ के करीब वो ज्यादा रहता है। तो माँ से उसका एक लगाव हो जाता है। तो दादी को ले, मतलब दादी से, माँ की गोद से दादी को लेने पर क्या होता है, उसके उसमें संवेगात्मक भय उत्पन्न हो जाता है। उसको समझता है कि मेरे साथ मतलब है कुछ गलत न हो जाए, इस प्रकार के उसके अंदर एक संवेगात्मक भय हो जाता है। भय ही क्या होता है फ्रेंड? दुश्चिंता बनता है। भय को ही दुश्चिंता कहते हैं। तो जो होता है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
संवेगात्मक दुश्चिंता इसका सही जवाब होगा, क्योंकि संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण फ्रेंड वह बच्चा रोने लगता है क्योंकि वह अपने माता के पास अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है सिवाय दादी के। ठीक, दादी की अपेक्षा वह अपनी माता की गोद में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए इसी संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बालक फ्रेंड रोने लगता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न बहुत सिंपल है। कह रहे हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। बी कह रहे हैं तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। सी कह रहे हैं हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। डी कह रहे हैं कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बताइए भाई, समावेशी शिक्षा का कौन सा यहाँ पर विकल्प समर्थन करता है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या होगा? समावेशी शिक्षा समर्थन करता है। हेलो, कमेंट बार बार हाइड हो जा रहा है, तो देख लीजिए। आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा संदर्भ किससे भाई संबंधित किससे है? दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं के बढ़ावा से या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है कि हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों की सम्मिलित करने से संबंधित है या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताए भाई। देखिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा अपने डिफिनेशन में स्पष्ट रूप से यही कहता है फ्रेंड कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है कक्षा में विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालकों को बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा को एक साथ समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। मतलब फ्रेंड विभिन्न वर्गों के, विभिन्न जातियों के और विभिन्न विविधता वाले, विभिन्न विशिष्ट अंतर वाले बालकों को एक साथ रखकर जो है शिक्षा की बात करता था शिक्षा, इसलिए विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे आगे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ए मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, बी सत्य असत्य वाला, सी निबंधात्मक प्रश्न और डी कह रहा है लघु रूपतात्मक प्रश्न। बताए फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका जवाब एक शब्द में? वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आंसर एक शब्दों में दिए जाते हैं। बताए मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा या सत्य असत्य वाले प्रश्न होंगे या निबंधात्मक प्रश्न होंगे या लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे? कैसे प्रश्न को आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संज्ञा देते हैं? चलिए, कमेंट में कुछ प्रॉब्लम आप लोग के हाइड हो गए, कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए टेक्निकल ऑपरेटर जी जरा सा देख लीजिए क्या दिक्कत है इसमें। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड। सत्य असत्य वाले प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, बार बार कमेंट हाइड हो रहा है, देख लीजिए जरा सा। कर रहे उसको फिर हाइड नहीं रहा, नहीं हो रहा, देख लीजिएगा। नहीं, चलिए भाई, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण में सबसे प्रभावशाली पद्धति है। देखिए, एक शिक्षक है जो है वह बीजों के अंकुरण की संकल्पना का शिक्षण करता है, उसके लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या है? ए श्यामपट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बी बीज की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना, सी कह रहा है विस्तृत व्याख्या करना और डी कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो बताइए फ्रेंड, सबसे सटीक और सबसे सरल जवाब क्या होगा? सबसे सटीक ऑप्शन होगा, कौन सा सही जवाब होगा? क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा सबसे सटीक और सबसे सरल तरीका होगा शिक्षण को सफल बनाने का?
उस आधार पर देखिए, बच्चों के दिमाग के आधार पर, बच्चों के बोध क्षमता के आधार पर अपने आंसर कमेंट करने होते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं कि चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन ऐसे आंसर हमको कमेंट करने फ्रेंड चूज करने हैं जो बच्चों की बोध क्षमता से मैच करे, जिसके द्वारा शिक्षण सफल हो। तो वह कौन सा ऑप्शन उससे इस सबका जो है समर्थन कर रहा है? बताइए, बीजों के अंकुरण की संकल्पना के बारे में शिक्षण करने का सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या होगा? जल्दी से बताएं। देखिए यहाँ पर देखिए आपके कमेंट कुछ दिखाई नहीं दे रहे, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब वो स्वयं क्या करेंगे, इस क्रिया करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हो गया, कि मतलब क्रियाशीलता मतलब स्वयं क्रियाशील करके वह क्रिया करके वह सीखेंगे, बीज बोएंगे, उसके अनाज मतलब उसके बीजों के अंकुरण के अवलोकन करेंगे, मतलब किस प्रकार से बीज का प्रोसेस होता है, क्या होता है पहले, क्या बाद में होता है, ये सारी बातें जब वो प्रैक्टिकली जब प्रयोगात्मक रूप से करके देखते हैं, तब जो उनका बोध क्षमता होता है, उस संज्ञान में यह चीजें हमेशा के लिए क्या हो जाती हैं, छप जाती है, उसके दिमाग में, स्मृति में उसके चली जाती हैं कि किस प्रकार से बीजों का अंकुरण होता है। यह जो पद्धति होती है, यह दिमाग में उनके क्या आती है, एकदम स्मरण में क्षमता में चली जाती है, स्मरण में घर कर जाती है, कि वह फिर लाइफ टाइम में कभी भी बीजों के अंकुरण का जो संकल्पना होती है उसको नहीं भूलते हैं, क्योंकि यह क्या किया उन्होंने, प्रयोगात्मक अध्ययन के द्वारा इसको सीखा है। और जिन चीजों को बालक क्रियाशीलता के द्वारा, प्रयोगात्मक अध्ययन के द्वारा सीखता है, उन चीजों को कभी नहीं भूलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ेंगे भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है भाई? ए, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बी, व्यवस्था फेल हुई थी, सी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, सी, बच्चों के उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया था। बताइए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बिल्कुल सरल है, एक बच्चा जब फेल होता है तो एक बच्चा केवल फेल नहीं होता है, किसी भी विद्यालय में जब एक बच्चा फेल होता है फ्रेंड, तो कोई एक बच्चा अकेले फेल नहीं होता है, उसके साथ फेल होती है विद्यालय की पूरी व्यवस्था, उसके साथ फेल होता है उसका शिक्षक, उसके साथ फेल होता है उसका प्रशासन, उसके साथ फेल होता है उसका अभिभावक, मतलब पूरी व्यवस्था फेल होती है फ्रेंड। किस वजह से वह फेल हुआ, क्या रीजन थे, क्या कारण थे, ये सारे जो फैक्ट होते हैं सब जिम्मेदार होते हैं उसके फेल होने के लिए। तो जो सही जवाब होगा फ्रेंड होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी व्यवस्था फेल होती है। क्या कमी रह गई कि वह बच्चा फेल हो गया? शिक्षण में कमी रही कि प्रशासन में, प्रबंधन में कमी रही, क्या कमी रह गई कि बच्चे के फेल क्यों हुआ, रीजन क्या है इसका? तो इसका मतलब फ्रेंड पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे आगे भाई, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशाली शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए कह रहा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, सी कह रहे हैं समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, और डी कह रहे हैं केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। बताएं फ्रेंड, प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है दिए गए ऑप्शनों में से? जल्दी से बताएं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, या केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? अपने आंसर भाई ऑप्शन आप दिखाई नहीं दे रहे, कोई दिक्कत हो गया लगता है। चलिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। यह क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था। अन्य क्या होता है? सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि प्रगतिशील शिक्षा की जो संकल्पना दी थी वह जॉन डेवी महोदय ने दी थी। यह बात आप जानते रहिएगा, जॉन डेवी महोदय ने प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी सर्वप्रथम, ठीक। और प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था क्या होती है फ्रेंड? समस्या का समाधान ढूंढना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सारी क्या होती हैं? समस्या को ढूंढना और उसका समाधान ढूंढना, ये सब क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्थाएं होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे भाई, चलिए अगला है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है।
शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए, रटने को प्रोत्साहित करके। बी, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। सी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। डी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बिल्कुल सिंपल प्रश्न फ्रेंड। शिक्षण अधिगम बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे। बहुत सिंपल जवाब है इसका कि बाल केंद्रित शिक्षा बनाकर आप बस शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन ला सकते हैं। जब बाल केंद्रित शिक्षा की पद्धति को अपनाकर शिक्षण कार्य चलेगा तभी अधिगम पर बल आएगा और जो भी परिवर्तन आप बालकों में चाहते हैं वह परिवर्तन संभव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाकर। सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें सम्मिलित करके। सी, कैसे व्यवहार किया जाता है इस बात पर कठोर निर्देश देकर। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। बताइए फ्रेंड, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो कोहलबर्ग सिंपल रूप से स्पष्ट रूप से बताते हैं फ्रेंड कि आप नैतिक मुद्दों में उनको सम्मिलित करिए, समूह चर्चाओं का आयोजन करिए, संवाद वाद विवाद पर कराइए, जिससे क्या होता है उनका नैतिक विवेक बढ़ता है, नैतिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित समूह चर्चाएं कराकर उनके नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, क्योंकि उनसे क्या होता है फ्रेंड, वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। नैतिक मूल्यों के बारे में उनके अच्छी रूप से उनको जो है स्पष्ट रूप से जानकारी उनको मिलती है। जब वो इन सभी इस प्रकार की जो है मुद्दों पर भाग लेंगे, अपनी चर्चाओं में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें वो नैतिक मूल्यों के बारे में सीखेंगे और तब उनका जो नैतिक विकास होगा वह अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किससे साथ संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पियाजे के संवेदीगामक या इंद्रियजनित व्यवस्था को पूछ रहे हैं किससे संबंधित। ऑप्शन कह रहा है ए, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से। बी कह रहे हैं विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करके योग्यता से। सी कह रहे हैं सामाजिक मुद्दों से के सरोकार से। और डी कह रहे हैं अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। तो बताइए फ्रेंड, इंद्रिय जनित या संवेदीगामक अवस्था निम्न में से कौन से विकल्प से संबंधित है, क्या है। क्या दिक्कत हो जा रहा है यार सौरभ। बताया फ्रेंड कौन सा इसका सही जवाब होगा। तार्किक रूप से समस्या समाधान करने पर, विकल्पों के निवेदन और विश्लेषण करने की योग्यता पर, सामाजिक मुद्दों से सरोकार पर। लाइट एकदम कम हो जा रहा है। चलिए इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। तो देखिए फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंद्रिय जनित या संवेदीगामक या सेंसरी मोटर स्केल का जो बालक होता है, जिसकी आयु सीमा 0 से 2 वर्ष होती है, तो उस आयु वर्ग का जो बालक होता है फ्रेंड वह अनुकरण और स्मृति वह मानसिक निरूपण के द्वारा। मानसिक निरूपण मतलब क्या होता है फ्रेंड, प्रतिबिंब के द्वारा। मतलब क्या करता है, वो चीजों को क्या करता है अपने मस्तिष्क में एक छवि, एक चित्र के रूप में वह सेव कर लेता है, उसके माध्यम से सीखता है, चीजों का स्मरण करने लगता है वह। मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, उसका मतलब एक चित्र बना लेता है अपने मस्तिष्क में, स्मृति में उसको एक मानसिक चित्र के रूप में बना लेता है, उसके बाद वह सीखता है। तो अनुकरण के द्वारा, और अनुकरण के द्वारा मतलब क्या है, लोगों की नकल करके, नकल करना, अनुकरण के द्वारा सीखना इसका प्रमुख गुण है। साथ ही साथ मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार भी प्रस्तुत करता है संवेदीगामक या इंद्रियजनित अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे भाई। बस चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए।
बता फ्रेंड। चलिए अब कमेंट आपके आ जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। बी, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सी कह रहा है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। और डी कह रहा है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बताए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर कमेंट करें। चलिए भाई इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें। अनूप सिंह जी जल्दी से बताएं भाई। इसके जस्ट बाद दुर्गेश सर की गणित शिक्षा की क्लास होगी 7:30 बजे। तो आप सभी लोग जरूर जुड़ें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। इसके जस्ट बाद 7:30 पर दुर्गेश सर की क्लास होगी गणित शिक्षण की। इस प्रश्न के लिए अपने आंसर कमेंट कर फ्रेंड। निर्योग्य बच्चा मतलब जिसमें क्या है योग्यताओं का अभाव है, उस प्रकार के बालक में आप कौन से समवाह के कारण कौन से जो है विकल्प का समर्थन करेंगे कि आप उसे अन्य विद्यार्थी से अलग रखेंगे, कि सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता से जो है चर्चा करेंगे, कि प्रवेश परीक्षा लेंगे, कि उसके निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में शिक्षा के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। बताइए क्या करेंगे। तो जहां पर जो सबसे सटीक विकल्प होगा फ्रेंड होगा ऑप्शन नंबर डी, कि हम क्या करेंगे उसके निर्योग्यता मतलब जो उसकी योग्यता है उस योग्यता का पता लगाएंगे, उसके बाद उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सलाह देंगे। उसके माता पिता से उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सलाह देंगे कि मतलब उसे क्या है पहले एक विशेष विद्यालय में भेजे जिससे क्या उसका पूर्व ज्ञान संज्ञान विकसित हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड अंतिम प्रश्न हमारा दिख रहा है स्क्रीन पर। चलिए ये प्रश्न कह रहा है भाई छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समन्वय के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी जल्दी पूरा किया जा सके। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। सी कह रहे हैं शिक्षक कक्षा कक्ष के बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। और डी कह रहा है वह एक दूसरे के प्रश्न करके प्रश्नों के उत्तर से सीख सके। तो बताएं फ्रेंड कह रहा है कि छोटे विद्यार्थी कक्षा कक्ष में समन्वयकों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किस वजह से भाई प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अपने आंसर कमेंट करें। एसके एकेडमी संजीव सर राम राम भैया। चलिए सर राम राम। जी हाँ बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अपने आंसर कमेंट करें। हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न आज है फ्रेंड। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। चलिए भाई शिखा सिंह जी, सोनी क्षमा, मिथिलेश कुमार ऑप्शन नंबर बी, भानु देवी और आलिया अंसार ये भी कमेंट कर रहे हैं। दीक्षा प्रजापति और सोनी क्षमा जी, शबनम खातून ऑप्शन नंबर बी, अनामिका तिवारी जी, उत्कर्ष सिंह जी और बालवीर यादव जी सब लोग ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं। बहुत बेहतर। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं सब लोग बिल्कुल सही हैं कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। सबसे महत्वपूर्ण गुण यही होता है फ्रेंड कि इनको समयों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित इसीलिए करना चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ फ्रेंड सामाजिक कौशलों को भी सीख सके। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे का विद्यालय विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी जरूरी होता है। सामाजिक कौशल का भी विकास उसका जरूरी होता है कि क्योंकि क्या होता है फ्रेंड कि विद्यालय के साथ साथ बालक में सामाजिक कौशल जितना विकास होगा उतना वो अपने आप को समाज के साथ समायोजन करने में ज्यादा सुटेबल महसूस करेगा। यदि उसके सामाजिक कौशलों का विकास नहीं होता है तो अपने आप को समाज में समायोजन करने के लिए कठिनाई महसूस करता है। तो एक दायित्व यही होता है फ्रेंड कि सामाजिक समायोजन करने में उसको कठिनाई न हो, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रैक्टिस में फ्रेंड इतना ही। आप लोग अगले क्लास में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड बाय।